नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? अल्पा, अमित, यदुवंशी, दिव्या, रागिनी, निशा, मन्नू, वृष किशोर, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्रीकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बेहतर होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। और आप जानते हैं कि मैंने बेटा आपको लास्ट क्लास में ही बोल दिया था कि आज मैं आपको कुषाण वंश पढ़ाऊंगी। कुषाण वंश आपका टॉपिक होगा। देन हम चले जाएंगे गुप्त साम्राज्य की तरफ, फिर हम पढ़ेंगे संगम युग, और फिर हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के कुछ इंपॉर्टेंट राज्य और उत्तर भारत के कुछ इंपॉर्टेंट राज्य, फिर सीधा घुसेंगे मिडाइवल में। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव आ जाएं, सेशन के साथ जुड़ जाएं फटाफट फटाफट से। और आप सभी को पता है कि आपका टॉपिक है कुषाण वंश, तो आप इसको हेडिंग देंगे कुषाण वंश या कुषाण डायनेस्टी। जल्दी से आप सभी लोग यहाँ पे जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पर सभी लोग जो हैं लाइव जुड़ जाएंगे। मैम अब आपकी तबीयत कैसी है? बेटा पहले से काफ़ी बेटर है। अगर आपको कोई भी अभी क्वेश्चन करना है तो शुरू में कर लो बेटा जी। मैं क्लास के बीच में क्वेश्चंस नहीं लूँगी, बहुत डिस्टरबेंस होता है उसकी वजह से। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। मध्यकालीन इतिहास से पहले आधुनिक इतिहास करवा देना, ठीक है? ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि एंशिएंट के बाद हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री पहले करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन हमें मिडाइवल खत्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, ठीक है? तो आप जल्दी से, अब यहाँ पे आपका सबका जो है डाउट मुझे लगता है नहीं, तो अब मैं क्लास को स्टार्ट कर सकती हूँ। और प्यारे बच्चे आप जल्दी से यहाँ पर फटाफट से सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। बेटा मैंने क्विज नहीं दी थी, मुझे पता है। अभी आप मुझे थोड़ी दिनों के लिए थोड़ी सी माफ़ी देंगे, और माफ़ी मुझे सिर्फ इस मंथ के एंड तक चाहिए क्योंकि एनटीपीसी वाले बच्चों का पेपर है, तो उसकी वजह से शेड्यूल थोड़ा सा बिजी हो गया है। जैसे ही मैं वहाँ से फ्री होंगी आपको मैं दोबारा से, ठीक है, मैं आपको दोबारा से बच्चे आपकी जो प्रैक्टिस है वो दोबारा से कराना शुरू कर दूंगी और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगी। लेकिन आप थोड़ा सा बेटा यहाँ पर पेशेंस रखेंगे, केवल ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 5 से 6 दिन की बात और है। उसके बाद मैं आपको जो आप कहोगे वो सब आपको दूंगी, ठीक है? अब चलिए यहाँ पर, अब हम देखते हैं यहाँ पे कुषाण वंश। अब मैं कुषाण वंश की बच्चे आपसे अगर बात करती हूँ तो देखो प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या लिखा है। कुषाण वंश में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था, तो वो था कुजुल कडफिसेस। यानी कुषाण वंश को स्थापित करने वाला जो शासक था वो कौन था? आप कहोगे मैम कुजुल कडफिसेस था, ठीक है? और अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो कुषाण जो है वो कहाँ से आए थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेटा जी कुषाण जो है वो मध्य एशिया से आए थे, और यह यूची जनजाति के थे। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि कुषाण किस जनजाति के थे, यूची। तो आप समझ ही गए होंगे ये यूची वूची कहाँ पर होते हैं, तो मैम चाइना की तरफ होते हैं, ठीक है? यूची जनजाति के थे ये, आप कहोगे यूची जनजाति, और ये सेंट्रल एशिया से आए थे, और कुजुल कडफिसेस इस वंश का संस्थापक था। और बेटा जी अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो जो आपका कुजुल कडफिसेस है, पहले आपने यहाँ तक लिखा या यूची जनजाति के थे, फिर कुजुल कडफिसेस का जो उत्तराधिकारी है, यानी जो इसका बेटा है, जो इसका सक्सेसर है, वो है बेटा विम कडफिसेस, जिसे कहा जाता है इस वंश का वास्तविक संस्थापक। क्या कहा जाता है बेटा इसे? तो मैम अगर हमसे कोई पूछेगा संस्थापक कौन है, तो संस्थापक है कुजुल कडफिसेस। और अगर कोई हमसे पूछेगा कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो हम कहेंगे विम कडफिसेस। और विम कडफिसेस और कुजुल कडफिसेस में क्या था? तो मैम कुजुल कडफिसेस का उत्तराधिकारी था विम कडफिसेस। और विम कडफिसेस से क्वेश्चन आता है कि विम कडफिसेस ने क्या करवाया था बच्चे? इस विम कडफिसेस ने सोने के सिक्के चलवाए थे। देखिए लिखा हुआ है विम कडफिसेस ने सोने के सिक्के चलवाए, जिसे द्विभाषीय मुद्रा कहते हैं, यानी कि बाइलिंगुअल करेंसी कहते हैं। क्यों?
क्योंकि इसकी करेंसी पर बच्चे दो आपकी स्क्रिप्ट थी, ग्रीक स्क्रिप्ट और आपकी खरोष्टी स्क्रिप्ट, यानी ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में इसके सिक्के पर लिखा गया था। अब मैं आपसे बेटा अगर ये पूछने लग जाऊं तो मुझे ये बताना कि इससे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? नहीं, ऐसा नहीं है सनी बेटा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं आप पे पूरा ध्यान दूंगी, आप सब मेरे लिए बराबर हैं। उनका एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, ठीक है? ऐसा ना सोचें आप लोग, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? और क्लास में तो मैं रिवीजन कराती हूँ ना बेटा आपका। बिल्कुल अगर ऐसी बात है तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, ज़रूर दूंगी, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारा पूरा टाइम आपका है और मैं प्रैक्टिस कराती हूँ। और मैंने तब तक आपको बोला है कि प्रैक्टिस कर, जो मैं रात में प्रैक्टिस सेट कराती हूँ वहां से प्रैक्टिस करो हिस्ट्री के क्वेश्चंस की, वो पूरा क्वेश्चन वहीं पे है, ठीक है? और नहीं है तो फिर मैं आपको जो है अलग से दे दूंगी। लेकिन आप ऐसा ना सोचें कि मैं आप पे ध्यान नहीं दूंगी, एनटीपीसी वाले बच्चों पर ही ध्यान दूंगी, बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गलतफहमी अपने दिमाग में ना पालें। बिल्कुल सही है जिसने कहा कि मैम मिलिंद ने, लेकिन मिलिंद ने पूरे भारत में नहीं, केवल वेस्ट इंडिया में चलाया था, पश्चिम भारत में चलाया था, ठीक है? तो आप कह सकते हो कि जो मिलिंद था उसने कहाँ चलाया था? पश्चिम भारत में। और बेटा जी इसने कहाँ चलाया है? भारत में, ठीक है? और बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो इसकी जो करेंसी थी वो कैसी थी? तो आप कहोगे कि मैम बाइलिंगुअल करेंसी थी। और आप ये भी बताओ मुझे जल्दी से कि मैंने आपको बताया था सिक्कों पर जो लिखने की प्रथा शुरू हुई थी, सिक्कों पर लिखने की जो प्रथा शुरू हुई थी वो किसने करवाई थी? ये भी बता दो जल्दी से, जल्दी से बताओ फटाफट से कि सिक्कों पर लिखवाने की जो प्रथा शुरू की थी बेटा वो किसने की थी? इंडो ग्रीक्स ने। बहुत बढ़िया बबली माथुर, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर दिया है कि मैम लिखने की प्रथा शुरू हो गई थी इंडो ग्रीक्स के टाइम से, क्योंकि इंडो ग्रीक्स का वही यहाँ पर जो है एक कह सकते हैं कि इंडो ग्रीक्स जो शासक थे उनका प्रभाव ये पड़ा था कि उन्होंने सिक्कों पर क्या लिखवाना शुरू किया था? लिपि लिखवानी शुरू कर दी थी, ठीक है? और अगर मैं आपसे प्यारे बच्चे आगे बात करती हूं तो आप देखोगे बेटा अशोक ने नहीं की थी, नैतिक, गलत आंसर है आपका। आगे आइए, अब जो विम कडफेसिस जो कि इस वंश का वास्तविक संस्थापक था, और कुजुल कडफेसिस जो है अगर उसकी बात करें तो वो उस वंश का संस्थापक था। प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूं तो देखिए क्या लिखा है, विम कडफेसिस शैव धर्म का अनुयायी था, यानी ये भगवान शिव की पूजा करता था, शैव फॉलोवर था, भगवान शिव को मानता था। और बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं यहां पर तो कैसे पता चलता है कि ये भगवान शिव को मानता था? क्योंकि इसके सिक्कों पर शिव भगवान की, उनके नंदी बैल की आकृति के सिक्के मिलते हैं, ठीक है? जैसे अगाथोक्लिस था आपका, अगाथोक्लिस किस में था बताइए, कौन सी शाखा में था? तो अगाथोक्लिस ने क्या चलाया था? कृष्ण बलराम के सिक्के चलाए थे, कुछ सिक्के उसके बेटा जी लक्ष्मी जी के भी मिले थे। तो इसी तरीके से इनके जो सिक्के हैं ना बच्चे, सिक्कों के आधार पे आप कह सकते हो कि ये भगवान शिव को मानता था, क्योंकि इसके सिक्कों पर भगवान शिव की मूर्ति मिली है और हम कह सकते हैं कि मतलब आकृति मिली है। और ऐसे ही प्यारे बच्चे आपके बैल, जो भगवान शिव का बैल है नंदी, उसकी भी आकृति मिलती है। तो ये भगवान शिव का भक्त था, ऐसा माना जाता है, ठीक है? और इसे क्या कहते हैं? विम कडफेसिस को सम्राटों का सम्राट और सर्वलोकेश्वर आदि नामों से जाना जाता है। विम कडफेसिस को सम्राटों का सम्राट और बेटा जी क्या कहते हैं? सर्वलोकेश्वर। और बेटा इस विम कडफेसिस ने एक उपाधि भी ली थी, एक टाइटल भी इसने लिया था, और वो टाइटल पता है किसका था? महेश्वर। इसने अपने आप को क्या टाइटल दिया था बच्चे? महेश्वर का टाइटल दिया था, महेश्वर, इसका टाइटल इसने अपने आप को दिया था। तो ये आपको ध्यान रखनी है सारी बातें। बहुत बढ़िया मैम, डेमेट्रियस शाखा थे था, ठीक है? तुम तो सारा याद करके आ गए हो, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आप लोग अच्छे से बहुत सारी चीजें अच्छे से याद कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, इससे बेटर कुछ नहीं है।
ठीक है। अब बेटा अगर मैं आपसे यहां पर बात करती हूं तो आपका इस वंश का सबसे महान शासक जिसका नाम है कनिष्क और प्रसिद्ध शासक, ये बेटा आपका बहुत ही शानदार यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कनिष्क से। तो आप इसके बारे में सबसे पहले एक लाइन लिख लोगे, स्लाइड पर आने से पहले लिखवा देती हूँ कि आपको लिखना है किसके बारे में, कनिष्क के बारे में। तो कनिष्क के बारे में आपको एक लाइन लिखनी है कि कनिष्क के बारे में जब आप लिखोगे इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, सबसे प्रसिद्ध शासक, मोस्ट फेमस रूलर, मोस्ट फेमस रूलर ऑफ कुशान्स, कुशानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, कनिष्क। और बेटा जब कनिष्क के बारे में बात करेंगे तो लिखिएगा 78 ईस्वी में या एडी में गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा और इसी दिन इसने शक संवत चलाया, शक संवत चलाया। क्वेश्चन पूछा जाता है, शक संवत चलाया, जिसका यूज आपकी गवर्नमेंट कैलेंडर के रूप में करती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। हाँ बेटा बताऊंगी, राजधानी पे भी आऊंगी, गुनगुन रुक जाइए। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम जो कनिष्क था वो इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था और 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ये दो लाइन आपको पहले कनिष्क के बारे में लिखनी है। और इसने शक संवत चलाया था, क्या ये पीडीएफ में है? ये वाला पॉइंट आपका पीडीएफ में भी है, लेकिन आप इसको स्टार्टिंग में ही लिखो। क्यों लिखो प्यारे बच्चे स्टार्टिंग में? क्योंकि मैं आपको ये बोल रही हूं कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जब आप इस चीज को लिख लेंगे उसके बाद देखिएगा कनिष्क के बारे में कि आखिर कनिष्क कौन था। क्या ये विम कडफिसेस का बेटा था? क्या ये बात श्योरिटी से हम कह सकते हैं? बेटा एक अभिलेख मिलता है, एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, और अगर मैं आपसे बात करती हूं तो रबेटक या फिर रबातक, इनमें से कोई भी नाम आपको लिखा हुआ मिल सकता है। रबेटक या रबातक जो अभिलेख है, जो इंस्क्रिप्शन है, उससे हमें यह पता चलता है कि कनिष्क जो है वो विम कडफिसेस का पुत्र है। उस इंस्क्रिप्शन के अंदर ऐसा लिखा गया है। और ये रबातक अभिलेख मैम कहां पर मिलता है? ये किस, इसकी लोकेशन क्या है? तो बेटा ये अफगानिस्तान के अंदर हमें मिलता है। कहां पर मिलता है? अफगानिस्तान। तो बेटा अगर मैं आपसे ये बोलती हूं कि रबातक अभिलेख जो है इससे हमें पता चलता है कि कनिष्क किसका बेटा था, तो आप कहोगे कि मैम विम कडफिसेस का। वही विम कडफिसेस जिसने भारत में सोने के सिक्के चलाए थे और जिसकी करेंसी बाइलिंगुअल हुआ करती थी, जिसमें एक आपकी जो लिपि थी वो आपकी ब्राह्मी थी, खरोष्टी थी, और एक आपकी ग्रीक थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो विम कडफिसेस का पुत्र कौन है? तो आप कहोगे कि मैम विम कडफिसेस का पुत्र होने का साक्ष्य मिलता है कनिष्क का। लेकिन कुछ इतिहासकार इस चीज के लिए मना करते हैं कि नहीं, विम कडफिसेस का पुत्र ये नहीं था। ठीक है। और बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो जो कुषाण वंश है इनकी दो राजधानियां थी। एक थी इनकी पुरुषपुर और एक थी बेटा जी मथुरा। एक राजधानी थी इनकी पुरुषपुर और एक राजधानी थी बेटा जी मथुरा। पुरुषपुर कह सकते हो या पेशावर कह सकते हो, पुरुषपुर या पेशावर, जो भी आएगा गलत कुछ नहीं होगा। और बेटा जी एक थी मथुरा, और मथुरा आपका जो है इसकी दूसरी राजधानी थी। स्टार्टिंग में इनकी जो कैपिटल थी वो थी पुरुषपुर या पेशावर, और फिर उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी मथुरा में। ठीक है। और कनिष्क जब गद्दी पर बैठा था उससे पहले वो कहां का गवर्नर था? तो तक्षशिला का।
कहाँ का गवर्नर था कनिष्क? तो आप कहोगे मैम तक्षशिला का गवर्नर था। एक एक बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं इस चैप्टर का रिवीजन कराकर ही गुप्त साम्राज्य को आगे लेकर जाऊंगी, तभी मैं आपको गुप्त साम्राज्य, हाँ बेटा ठीक है। तो आप कहोगे कि कनिष्क गद्दी पर बैठने से पहले तक्षशिला का गवर्नर था। बिफोर कनिष्क असेंडेड द थ्रोन ही वाज द गवर्नर ऑफ तक्षशिला, यानी जब वो राजा बना तो राजा बनने से पहले उसकी पोस्ट क्या थी? तो बेटा गवर्नर की पोस्ट थी। कहाँ का गवर्नर था? तक्षशिला का। गवर्नर कौन होते हैं? जैसे बेटा आज के समय पे राज्यपाल होते हैं, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा अजीत सर के साथ इस चीज को, ठीक है। और उसके बाद बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की चौथी संगति जो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। ये मैं आपको ऑलरेडी बौद्ध धर्म में पढ़ा चुकी हूं। मैं बता चुकी हूं कि इसके समय पर आपकी चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उसकी अध्यक्षता करने वाले वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष वहां पर अश्वघोष थे। और बेटा मैंने ये बताया था कि इसी संगति के अंदर क्या किया गया था? बौद्ध धर्म को दो शाखाओं में बांट दिया गया था। तो ये किसके समय की घटना थी? कनिष्क के समय की घटना थी। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो कनिष्क था वो चौथी बौद्ध संगति किस राजा के समय पर हुई थी? तो बेटा कनिष्क के समय पर हुई थी और इसी समय पर बौद्ध धर्म दो शाखाओं हीनयान और महायान में बट गया था, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे चल सकते हैं। अब देखिए इनकी राजधानी क्या थी, आपने पढ़ा। ये कहाँ का गवर्नर था राजा बनने से पहले, ये भी आपने पढ़ा। अब इसके बारे में और पढ़िए। इसे द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे द्वितीय अशोक? क्योंकि बेटा इसकी भी नीतियां अशोक की तरह थी। क्योंकि इसकी नीतियां भी किसकी तरह थी? तो आप कहोगे कि मैम इसकी नीतियां भी अशोक की तरह थी। इसे द्वितीय अशोक कहा जाता है। और बेटा इसके समय पर गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली का विकास हुआ था। ये किसकी आर्ट्स थी मैम? ये किस चीज के लिए यूज होने वाली आर्ट थी? तो बेटा इनसे होता था मूर्ति निर्माण। मूर्ति निर्माण के लिए इनका यूज होता था, यानी कि स्टैचू फॉर्मेशन के लिए। स्टैचू फॉर्मेशन, गांधार कला और बेटा जी मथुरा कला, इनका डेवलपमेंट इसके समय पर बहुत तेजी से हुआ था। हाँ बिल्कुल ऋषि, ये पेशावर पाकिस्तान वाला है बेटा। पहले पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। मनेंद्र जी हीनयान और महायान के लिए आप बौद्ध धर्म को जाकर पढ़िए, उसमें मैंने डिफाइन किया है कि हीनयान शाखा क्या थी और महायान शाखा क्या थी, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे इसने क्या किया कि जो मूर्ति निर्माण, जो स्टैचू फॉर्मेशन के लिए आर्ट थी, गांधार शैली और बेटा जी मथुरा शैली इसके समय पर काफी डेवलप हुई, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करती हूं बच्चे, तो इसने क्या चलाया था? शुद्ध सोने के सिक्के। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था? तो वो कनिष्क था। इसने प्योर गोल्ड कॉइन्स, मतलब इसके सिक्कों में कोई मिलावट नहीं थी, प्योर गोल्ड कॉइन्स इसने चलाए थे। और जो प्योर गोल्ड कॉइन्स थे वो उसमें जो आकृति थी या फिर उसमें जो सिंबल था वो बेटा जी सूर्य देवता का, या हेलियोक्लिडिस का प्रतीक उसको कहते हैं, ठीक है। हेलियोक्लिस का प्रतीक उसको कहते हैं, सूर्य देवता या हेलियोक्लिस का प्रतीक। ये इसके सिक्कों पर देखने के लिए मिलता है और ये प्योर गोल्ड के सिक्के चलाने वाला शासक था। सबसे ज्यादा अगर सोने के सिक्के किसी ने भारत में चलाए हैं तो वो कुषाण ही थे। बेटा आप गजब करते हो, पाकिस्तान का नाम मत लो बेटा। मुझे पाकिस्तान का नाम लेने का कोई भी शौक नहीं है, लेकिन क्या करूं अगर फैक्ट वहां से जुड़ा है। अगर बच्चे का प्रश्न है तो बोलना पड़ेगा ना।
आपको इतनी बात तो समझनी पड़ेगी कि टीचर को तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलिए प्यारे बच्चे, आगे हम बात करते हैं कि इसके दरबारी कौन थे। एक मिनट, ये नंबरिंग गलती से टाइप है, इनको हटा देती हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये नंबरिंग कहां से आ गई। अब बात करेंगे इसके दरबारी लोग जो थे, इसके दरबारी कौन कौन थे, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दरबारियों के बारे में हम बात करेंगे बच्चे, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके जो दरबारी थे, जैसे उसमें राजनीतिक कवि या लेखक कौन थे, अश्वघोष। और अश्वघोष के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, ये फैक्ट मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं कि अश्वघोष की रचना क्या थी, ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि भाई ये तो मैं लिखवा चुकी हूं। तो इनकी रचना क्या थी, इन्होंने किस चीज को लिखा था, ये आप मुझे बेटा जी बताएंगे। ठीक है, तो आप बताएंगे अश्वघोष ने किसकी रचना की थी। और प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो अगले कौन है, नागार्जुन। नागार्जुन को कहा जाता है शून्यवाद का जनक या सापेक्षता का सिद्धांत। और बेटा जी, नागार्जुन को ही कहा जाता है, इन्हें ही कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन बच्चे, इन्हीं को कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इन्हें शून्यवाद का जनक कहा जाता है। बहुत बढ़िया मैम, बुद्ध चरित्र की, बहुत बढ़िया बेटा, बुद्ध चरित्र की थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और इनको क्या कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन। किसको मैम, नागार्जुन को। और प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो नागार्जुन की बुक का नाम क्या है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ये इनकी बुक का नाम है। और नागार्जुन कौन थे, कहां से थे, तो बेटा जी नागार्जुन जो है ये विदर्भ, विदर्भ कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में, तो विदर्भ के ब्राह्मण थे, ये विदर्भ के ब्राह्मण थे बेटा जी, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, जिन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की थी, जिन्हें शून्यवाद का जनक या सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, तो आपने इनके बारे में पढ़ा। और एक क्वेश्चन और इनके बारे में पूछा जाता है, और अगर हम बात करते हैं तो वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी, माध्यमिक सूत्र, तो इसकी रचना करने वाले भी नागार्जुन थे। इसकी रचना करने वाले भी कौन थे, नागार्जुन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बेटा पूछा जाता है, तो आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, माध्यमिक सूत्र की रचना इन्होंने की थी। आगे प्यारे बच्चे, अगर हम बात करेंगे, अगले हैं यहां पर चरक। और चरक कौन है, तो इन्होंने लिखी है चरक संहिता, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और ये किससे रिलेटेड थी, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन से, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब यहाँ पे दो लोगों के बारे में तो जानकारी दे रखी है, मतलब तीन लोगों के बारे में, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ और लोग भी थे जो इनके दरबार से जुड़े हुए थे। जैसे बेटा, आप इनके ही नाम पे इस लाइन को आप लिख चुके हैं शुरू में, तो एक यहाँ पे वसुमित्र इनके ही दरबार से संबंधित थे। ठीक है, वसुमित्र, आपको पता है कि इन्होंने क्या किया था, वसुमित्र ने तो मैम चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, और ये भी कनिष्क के दरबार से संबंधित थे।
तो वसुमित्र का नाम भी आप लिखेंगे, अश्वघोष हो गए, नागार्जुन हो गए, चरक हो गए, और बेटा जी एक आपके वसुमित्र हो गए। 78 ईस्वी में इन्होंने शक संवत चलाया था, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं, क्योंकि कनिष्क इसी दिन गद्दी पर बैठा था और उसी ने यहां पर क्या किया था, शक संवत को चलाया था। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चरक मुनि कौन थे? चरक ने मेडिसिन के क्षेत्र में काम किया, तो चरक इनके दरबार में एक चिकित्सक की तरह से काम करते थे। हिमांशु, इंग्लिश में भी माध्यमिक सूत्र को माध्यमिक सूत्र ही कहेंगे बेटा, इसको माध्यमिक सूत्र ही कहेंगे, यहां लिख देती हूं मैं। आइंस्टीन ऑफ इंडिया, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। जो कॉमन वर्ड है उसको मैं नहीं लिखती हूं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलिए। अब यहां पे आपने कनिष्क के बारे में सारा पढ़ा, कनिष्क के बारे में आपको समझ में आया। अब बेटा जी मैं आपको बता दूं कि अंतिम कुषाण शासक कौन था। तो लिखेगा अंतिम कुषाण शासक वासुदेव सेकंड को माना जाता है। वासुदेव सेकंड, ठीक है। जल्दी से आप यहां तक कर लेंगे, और फिर मैं पहले आपको एक चैप्टर का रिवीजन करवा दूं, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करेंगे गुप्त साम्राज्य। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोटा सा था ये। अब आप देखो, करो अपना रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा, कुषाण वंश का संस्थापक। मिलिंद पन्नों की रचना किसने की थी? राइटर ऑफ मिलिंद पन्नो, फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। इंग्लिश में मैं बोलती चली जाऊंगी, ठीक है, तो ये बता दीजिएगा। नेक्स्ट बताइएगा, मिलिंद मिनांडर को कहां कहा गया है? का संबंध किस शाखा से है? भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा यूनानी कौन है? नेक्स्ट, नेक्स्ट, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? कनिष्क विमकड़फेसिस का पुत्र है। यह जानकारी कहां से मिलती है?
यह जानकारी कहाँ से मिलती है? कुषाणों की राजधानी क्या थी? नागार्जुन की रचना चरक की रचना कनिष्क के दरबारी शक संवत किसने और कब चलाया? किसने और कब चलाया? इसमें कुछ क्वेश्चन पीछे के भी हैं, कुछ क्वेश्चन अभी के भी हैं, है ना? तो आपका जैसे पिछली क्लास में रिवीजन नहीं हुआ था तो अब करा रही हूं। भाई कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? एक मिनट बेटा। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लिखोगे कुजुल कडफेसिस। मिलिंद पन्नों की रचना नागसेन। मिलिंद या मिनांडर को मिलिंद कहाँ कहा गया था? तो बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध साहित्य में। मिलिंद का संबंध किस शाखा से था? तो डेमेट्रियस शाखा से था। मुझे यह बताइए भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा यूनानी कौन था? बताइए जल्दी से, भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा यूनानी शासक, ये आप बताएंगे मुझे। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक विम कडफेसिस, जिसने सोने के सिक्के चलवाए थे और इसके सिक्के बाइलिंगुअल करेंसी कहा जाता है। बताइए जल्दी से। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा यूनानी शासक कौन था? कौन था? डेमेट्रियस था मैम। डेमेट्रियस। कनिष्क बिम कडफेसिस का पुत्र था, यह जानकारी रबातक अभिलेख से। कुषाणों की राजधानी पेशावर या पुरुषपुर, और एक राजधानी थी इनकी मथुरा। एक राजधानी थी मथुरा। नागार्जुन की रचना माध्यमिक सूत्र। चरक की रचना चरक संहिता। कनिष्क के दरबारी अश्वघोष, वसुमित्र, चरक और नागार्जुन। शक संवत कब और किसने चलाया? कनिष्क। और 78 ईस्वी। ठीक है, ये आपको मैंने बेटा बताया। और इनकी हाँ एक रचना और बताई थी मैंने नागार्जुन की, प्रज्ञा पारमिता सूत्र। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है,
अरे बेटा, ये मैंने बौद्ध धर्म की शाखा नहीं पूछी मिलिंद की। मिनांडर को कहा गया कहाँ पर? तो बौद्ध साहित्य में। इसका संबंध किस शाखा से था? मतलब डेमेट्रियस शाखा से था। बेटा मैंने ये नहीं पूछा कि ये बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित था। बौद्ध धर्म की शाखा से संबंधित होगा तब तुम लिखोगे महायान। सिम्मी अग्रहारी गलत नहीं है, वो सही है। मैंने ये थोड़ी लिखा है, मैंने ये थोड़ी लिखा है बेटा कि आपका मिलिंद जो है वो बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित था। ठीक है, तो आपको यहां पे ये बताया। अब हम पढ़ेंगे बेटा जी गुप्त साम्राज्य। अब हम पढ़ेंगे यहां पर गुप्तास डायनेस्टी। ठीक है हिमांशु, मैंने ध्यान रख लिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपका अगर हम बात करेंगे तो आपका अगला चैप्टर क्या है? गुप्त साम्राज्य यानी कि गुप्तास डायनेस्टी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब देखना बेटा यहाँ पर पहला क्या लिखा हुआ है कि आपका लिखा हुआ है कि गुप्त साम्राज्य का, इसको कहते हैं इतिहास का स्वर्ण युग। इसको इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, ये बात आपको पढ़ते पढ़ते अपने आप पता चलेगी कि इसमें ऐसे बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि गुप्तास का जो समय था वो आपका स्वर्ण युग था। ठीक है, अब देखो यहां पे बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आपका इस वंश का संस्थापक कौन था? तो इस वंश का संस्थापक था बेटा जी श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त, जिसकी एक उपाधि थी। क्या कोई मुझे बता सकता है कि श्रीगुप्त ने कौन सा टाइटल लिया था? लेकिन श्रीगुप्त का नाम हम बहुत कम जानते हैं। क्यों कम जानते हैं बेटा? इसीलिए कम जानते हैं, संगम युग इसके बाद पढ़ाऊंगी किरण। ठीक है, हम इसका नाम बहुत कम क्यों जानते हैं? इसलिए जानते हैं इसका नाम बहुत कम क्योंकि इसके समय पर गुप्त साम्राज्य का इतना ज्यादा जो है वर्णन नहीं मिलता, या इसने गुप्त साम्राज्य को इतना फेमस नहीं किया कि इसका नाम हम जान सकें। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये गुप्त साम्राज्य का संस्थापक तो था, लेकिन इसकी वजह से गुप्त साम्राज्य को समृद्धि नहीं मिली थी। और प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूं, बिल्कुल सही है मैम, महाराज इसका टाइटल था। ठीक है, महाराज इसका टाइटल था। महाराज, महाराज इसका टाइटल था। और बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो इसका उत्तराधिकारी मतलब श्रीगुप्त जो हैं, इनका उत्तराधिकारी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कहोगे इनका उत्तराधिकारी यानी इनका जो सक्सेसर था। और सक्सेसर कौन था? घटोत्कच। और ये घटोत्कच बेटा किसका पुत्र था? तो आप कहोगे मैम श्रीगुप्त का। किसका पुत्र था? तो आप कहोगे कि मैम श्रीगुप्त का पुत्र था घटोत्कच। और इसके समय पर भी आपको ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ने के लिए मिलेगा, क्योंकि पढ़ने वाली जो बात आएगी वो आएगी चंद्रगुप्त प्रथम में। किस में आएगी बेटा जी? चंद्रगुप्त प्रथम में आएगी। और चंद्रगुप्त प्रथम की जब आप बात करोगे तो देखना यहाँ पर आपका अगला शासक जो इस वंश का काफी प्रसिद्ध शासक है, और यही से इस वंश को प्रसिद्धि मिलनी शुरू होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम। ये कौन था मैम? तो ये बेटा जी घटोत्कच के बेटे थे। घटोत्कच के बेटे कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त के बेटे घटोत्कच, और घटोत्कच के बेटे हैं बेटा चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये इनके सक्सेसर हैं, इनके उत्तराधिकारी हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जो उपाधि धारण करेंगे महाराजा धीराज की। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? घटोत्कच कौन था? तो घटोत्कच मैम चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो घटोत्कच के पुत्र हैं। और ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है यही है आपके गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक। यानी गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? द रियल फाउंडर ऑफ गुप्तास डायनेस्टी इज कंसिडर्ड टू बी चंद्रगुप्त प्रथम।
चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का वास्तविक संस्थापक है, क्योंकि मैम इसी की वजह से इस वंश को प्रसिद्धि मिली। और आप बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो श्रीगुप्त का नाम सुनते होंगे, ज्यादातर क्वेश्चन आपके पेपर में आता भी है तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, इनसे आते हैं, क्योंकि इन्होंने इस वंश के जो ये राजा हैं इनसे इस वंश को एक नई पहचान मिली, एक प्रसिद्धि मिली। तो एक होता है फाउंडर और एक होता है रियल फाउंडर। जैसे मैंने कुषाण में आपको बताया कि एक था फाउंडर और एक था रियल फाउंडर। कुजुल कडफेसिस कुषाण वंश का संस्थापक था और उस वंश का वास्तविक संस्थापक विम कडफेसिस था। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम जिस दिन गद्दी पर बैठा 319 ईस्वी में इसने गुप्त संवत चलाया। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किस शक संवत किसने चलाया? और बेटा ये कहा जाता है कि इसने इसे 319 से लेकर 320 के एडी के बीच में चलाया था। तो जिस दिन ये गद्दी पर बैठा उस दिन इसने क्या चलाया था? आप कहोगे उस दिन मैम इसने गुप्त संवत चलाया था। ठीक है, उस दिन इसने क्या चलाया था? गुप्त संवत चलाया था। और बेटा इसकी राजधानी को यहां मेंशन नहीं किया गया है। तो चंद्रगुप्त प्रथम की जो राजधानी थी यानी जो कैपिटल थी वो क्या थी? तो बेटा कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त प्रथम, इनकी कैपिटल थी आप कहेंगे मैम पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल थी। अब यहां एक ऑप्शन दिया हुआ है, अगर मैम ऑप्शन में दोनों आ जाएं शक्ति, तो ऑप्शन में अगर दोनों आएंगे तो लिखा होगा ना। अगर श्री गुप्त से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, और अगर चंद्रगुप्त प्रथम से पूछा जाएगा तो क्वेश्चन पूछा जाएगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा, वास्तविक या फिर केवल संस्थापक, अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, उसी दिन। तो कौन सा दिन? उसी दिन मतलब कौन सा दिन? क्या जिस दिन ये गद्दी पर बैठा था उसी दिन? नहीं, ध्यान से सुनना। उसी दिन का मतलब है इसके विवाह का दिन, विवाह का दिन, डे ऑफ मैरिज, डे ऑफ मैरिज। जिस दिन इसकी शादी हुई थी उस दिन इसने क्या चलाया था? राजा रानी का सिक्का चलाया था, राजा रानी का सिक्का चलाया था। और ये किसका था? सोने का सिक्का था, गोल्ड ऑफ कॉइन था बेटा जी ये। सोने का सिक्का। और इसने किससे शादी हुई थी इसकी? तो पत्नी थी कुमार देवी। ये कहां से थी कुमार देवी? तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी ये। कौन थी ये? लिच्छवी वंश की राजकुमारी। लिच्छवी डायनेस्टी से इनका संबंध था। लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी इनकी वाइफ, पत्नी, जिनका नाम है कुमार देवी। और ये आप कहेंगे कि लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी और इनसे इनकी शादी हुई थी। किसकी? चंद्रगुप्त प्रथम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम की वाइफ का नाम क्या था? तो कुमार देवी था। और कुमार देवी का संबंध किस डायनेस्टी से था? कुमार देवी रिलेटेड टू लिच्छवी डायनेस्टी, इनका संबंध लिच्छवी वंश से था। और बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं यहां पर, तो आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि ये जो आपकी लिच्छवी राजकुमारी है कुमार देवी, जब चंद्रगुप्त प्रथम से इनकी शादी हुई तो शादी में इनको क्या मिला? तो यहां पे इनको दहेज भी मिला था। दहेज को क्या कहते हैं? डाउरी। और क्या मिला था दहेज में? तो बेटा जी वैशाली। वैशाली इनको दहेज में मिला चंद्रगुप्त प्रथम को। किससे शादी होने पर? लिच्छवी वंश की राजकुमारी, डायनेस्टी ऑफ लिच्छवी, डायनेस्टी ऑफ लिच्छवीज आपकी किससे रिलेट करती थी? तो आप कहोगे डायनेस्टी ऑफ लिच्छवीज। तो लिच्छवियों ने क्या दिया था चंद्रगुप्त प्रथम को दहेज में? मैम वैशाली दिया था।
और इसी याद में चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने का सिक्का चलवाया था राजा और रानी के नाम से। राजा रानी के नाम का सिक्का इसने चलवाया, जो कि एक गोल्ड कॉइन था। लेकिन आपको कहीं कहीं पर क्या मिलेगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने बेटा इसका यहाँ पे गोल्ड कॉइन तो मिलते हैं, लेकिन इसका एक सिक्का चांदी का भी मिला है। एक सिक्का ऐसा है इसका जो कि चांदी का है, यानी कि सिल्वर कॉइन भी हमें यहां पर मिलता है इसके टाइम पर। लेकिन हम क्यों नहीं कहते कि इसने सिल्वर कॉइन चलाए थे, क्यों नहीं कहते, तो बेटा इसीलिए नहीं कहते क्योंकि इसने अधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए थे और चांदी के सिक्के मैक्सिमम क्वांटिटी में जो चलाए थे वो चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाए थे। कपिल आप डेली ये कमेंट करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी गलतफहमी के मेरे पास कोई इलाज नहीं है। कृपया करके आपको अगर ऐसा लगता है तो आप क्लास मत लीजिए, लेकिन डेली डेली ये कमेंट करके इतना क्लास के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट मत कीजिए प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। एक ना एक बच्चा क्लास में डेली ऐसा आता है जिसको ये लगता है मैं बहुत महान हूं और मैं बहुत महान काम कर रहा हूं, बार बार एक कमेंट को कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, तो आप कहोगे कि चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था, राजा रानी का सिक्का अपनी शादी वाले दिन चलाया था और ये एक गोल्ड कॉइन था। यानी कि गुप्त शासकों में सोने का सिक्का चलाने वाला पहला शासक कौन था, तो आप कहोगे कि वो था चंद्रगुप्त प्रथम। और बेटा इससे क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का टाइटल क्या था। टाइटल इसका क्या था बेटा जी, यानी उपाधि क्या थी, तो इसकी उपाधि थी बेटा लिखना महाराजा धीराज। इसका टाइटल क्या था, आप लिखोगे इसका टाइटल था महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। महाराजा धीराज ये इसका टाइटल था और ये कई क्वेश्चन में पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है। क्योंकि और एक चीज और, अब बच्चा यहां कंफ्यूज होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम एक ही है, नहीं एक नहीं है बेटा। वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक हैं और ये चंद्रगुप्त प्रथम आपका गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है बेटा कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो चंद्रगुप्त प्रथम हैं इनकी उपाधि क्या थी, ये किस वंश के वास्तविक संस्थापक थे, इनकी शादी किससे हुई थी, गुप्त संवत किसने चलाया था, राजा रानी का सिक्का किसने चलाया था, इनकी शादी किससे हुई थी, इनको दहेज में क्या मिला था। ये सब आपको एक बार अपने दिमाग में रिमाइंड करो कि मैंने अभी मैम से क्या क्या पढ़ा। मैंने पढ़ा कि चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक हैं, ये घटोत्कच के बेटे थे, इनकी शादी कुमार देवी से हुई थी, कुमार देवी लिच्छवी वंश से थी, लिच्छवियों ने इनको दहेज में वैशाली दे दिया था, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और उसके अलावा बेटा इन्होंने क्या किया था, गोल्ड कॉइन चलाया था राजा रानी का अपनी शादी के दिन पे। ठीक है, अब ये प्रथम और सेकंड जो होते थे ये क्यों लगाते थे, क्योंकि भैया इनके पास ये होता था कि हम उनके वंशज हैं। सॉरी, तो इतनी बात आपको समझ में आई बेटा। मैं दो दो तीन तीन बार क्यों बोलती हूं, ताकि आपके दिमाग में फिट हो चीजें। भले ही 80% क्लास के अंदर फिट हो, 100% तो तुम बाद में एक और बार रिवाइज करके कर ही लोगे। हाँ, लिच्छवी वंश से महावीर स्वामी की माता भी थी, बिल्कुल सही बात है। बिंबिसार की पत्नी भी लिच्छवी वंश से थी, चेलना जिसका नाम था। ठीक है, आगे आइए। अब यहां पे क्या हुआ, अब आगे चलते हैं और आगे हम बात करेंगे भाई आपके समुद्रगुप्त के बारे में। आगे किसके बारे में बात करेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त जिसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन। तो ध्यान रखना, अगर मैं आपसे पूछूंगी सोने का सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो आप क्या लिखोगे, सोने का सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। एक सिक्का केवल चांदी का मिलता है, वो भी ऐसा कहा जाता है, 100% कंफर्मेशन नहीं है।
ठीक है, 100% आ गया दिमाग में। चलो ये तो मेरे लिए और भी खुशी की बात है। अब आ जाओ यहाँ पे, अगला क्या लिखा है, समुद्रगुप्त लिखा है। तो बेटा जब समुद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे तो देखना यहाँ पर समुद्रगुप्त जिसे क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन। अब इसे भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, आखिर इसने ऐसा क्या काम कर दिया कि इसे विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कह दिया। तो यहां लिखा है 9+12। अब ये 9+12 क्या है, अब ये 9+12 क्या है बेटा। तो देखो बेटा, क्या बफरिंग की दिक्कत हो रही है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या बेटा आपको बफरिंग की दिक्कत हो रही है, बताइए जल्दी से। बताइए एक बार जल्दी से, यस या नो, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया है नहीं हो रही है। तो दिव्या बेटा यहां से नहीं है, आप अपनी तरफ से चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो इसे क्या कहा, भारत का नेपोलियन कहा। और प्यारे बच्चे क्यों कहा, देखो 9 क्या है, इसने कहा कि 9 आर्यव्रत राजाओं को हराया, 9 आर्यव्रत राजा को हराया। इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूं इस ब्रैकेट वाली लाइन को। तो आप लिखेंगे डिफीटेड ऑफ 9 किंग्स ऑफ आर्यव्रत। आर्यव्रत, तो आपके आर्यव्रत मतलब कहां पड़ता था, उत्तर के राजा, नॉर्थ इंडिया के जो राजा थे उनको आर्यव्रत कहा गया। आर्यव्रत मतलब नॉर्थ के राजा, तो नॉर्थ इंडिया के 9 राजाओं को इन्होंने हराया था। और उसके बाद बेटा लिखा है 12 दक्षिणाव्रत राजाओं को हराया। डिफीटेड of 12 kings of दक्षिणाव्रत। दक्षिणाव्रत, ठीक है। तो आप कहोगे कि मैम 12 दक्षिण और 9 आपके नॉर्थ, इन राजाओं को इन्होंने हराया। और ये बात अगर मैं आपसे बात करती हूं ना बच्चे, किसने कही थी, विंसेंट स्मिथ ने कही थी। और विंसेंट स्मिथ ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने कभी भी कोई युद्ध नेपोलियन की तरह नहीं हारा। जिस तरीके से नेपोलियन ने कोई युद्ध नहीं हारा था, ठीक वैसे ही इन्होंने भी किसी युद्ध को नहीं हारा। ये सारे युद्ध जीते थे, इनके बारे में कहा जाता है, इसीलिए ने क्या कह दिया, इन्हें भारत का नेपोलियन कह दिया गया, ठीक है। और बेटा जी अब देखिएगा इनके टाइटल्स लिखे हुए हैं, ये क्या है, इनके टाइटल्स हैं, ये इनकी उपाधियां हैं जो इन्होंने धारण की थी। उपाधियां जैसे कविराज, क्यों कहा गया इन्हें कविराज, सॉरी बेटा, चलिए अगर मैं आपसे बात करती हूं टाइटल्स, लिखा है कविराज, तो बेटा इन्हें कविराज क्यों कहा गया, कविराज इन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि इनके जो सिक्के हैं, ये सिक्के पर क्या बजा रहे हैं, सिक्कों पर बीड़ा बजा रहे हैं, बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। और कह सकते हैं कि ये संगीत प्रेमी थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, इन्हें कहा जाता है कविराज। कविराज क्यों, क्योंकि मैम ये अपने कॉइन्स पर वीणा, वीणा क्या होता है मैम, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वीणा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और वीणा को वीणा ही कहते हैं।
आपने माँ सरस्वती की पिक देखी होगी, तो माँ सरस्वती अपने उसमें क्या बजाती हैं, उनके हाथ में जो आपका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, तो वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो है उनके हाथ में वो वीणा है। और वीणा बजाते हुए किसको दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त को। उसके सिक्कों पर तो कहा जाता है कि भैया इसे, ये आपका एक तरीके से म्यूजिक लवर था, और अपने ही कॉइन्स पर ये वीणा को बजाते हुए दिख रहा है, इसलिए इसे कविराज कहा गया है, म्यूजिक लवर इसको कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि, परम क्रमांक, लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी माता कौन थी, क्योंकि इसकी माता लिच्छवी वंश से थी। मदर का रिलेशन किससे था, लिच्छवी डायनेस्टी से था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि किस शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, तो बेटा जी समुद्रगुप्त को। इसे व्याघ्र पराक्रम कहा जाता है, इसे समशरथ कहा जाता है, और इसे कांच कहा जाता है। ये सब किसके टाइटल्स हैं, तो टाइटल्स ऑफ समुद्रगुप्त हैं बेटा। हाँ, इससे यूपीएसआई हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, तो ये सब किसके हैं, तो आप कहोगे मैम ये सब टाइटल्स हैं समुद्रगुप्त के। क्या ये वाली लाइन जो है मैम, क्या ये वाली लाइन पीछे लिखी है पीडीएफ में, जी हाँ ये पीडीएफ में है, इसीलिए मैंने इसको बाइलिंगुअल फॉर्म में नहीं लिखा है, क्योंकि ये पीडीएफ में लिखी हुई है, देखो लिखा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्पेशली देखें, यह संगीत प्रेमी था, सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, और इसीलिए इसे कविराज कहा गया है। He was a music lover, the coin is shown playing वीणा, वीणा बजा रहा है। वीणा क्या है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है मैम, ये ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। और बेटा अगर मैं बात करूं तो इनके दरबारी कवि हरिसेन थे, और हरिसेन जो हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो बच्चे हरिसेन थे। और हरिसेन ने इनके बारे में क्या लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति कई एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। प्रशस्ति क्या होता है मैम, व्हाट इज प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा, मतलब तारीफ, जिसमें केवल आपके क्या दिखाए जाते हैं, गुड पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स का कोई जिक्र नहीं होता। तो आपके जो हरिसेन हैं, उन्होंने, हरिसेन जो कि किसके कोर्ट से रिलेटेड थे, तो मैम हरिसेन रिलेटेड थे समुद्रगुप्त के कोर्ट से। तो हरिसेन ने एक इंस्क्रिप्शन लिखा, या हम कह सकते हैं एक अभिलेख लिखा, जिसमें उन्होंने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की, जिसमें उन्होंने समुद्रगुप्त के केवल गुड पॉइंट्स को लिखा है, नेगेटिव पॉइंट्स कुछ है ही नहीं उनके अकॉर्डिंग। और प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे बात करती हूं, हाँ बेटा समुद्रगुप्त भारत का राजा है, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूं तो इसका नाम क्या है, प्रयाग प्रशस्ति है इसका नाम, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की थी, तो कहेंगे हरिसेन ने। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो आप कहोगे कि मैम हरिसेन जो हैं वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अब बच्चा पूछ रहा है इसकी भाषा क्या है, बेटा इसकी जो मैं यहां लिखती हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, प्रयाग प्रशस्ति की जो भाषा है यानी जो लैंग्वेज है वो क्या है, तो आप कहोगे लैंग्वेज है बेटा जी इसकी संस्कृत, लैंग्वेज है बेटा जी इसकी संस्कृत, ठीक है। और अगर मैं आपसे आगे बात करती हूं तो इसके पास में एक संगठित नौसेना थी। संगठित नौसेना मतलब ऑर्गेनाइज्ड नेवी थी। इस टाइम पर भी नेवी थी, जी हां इस टाइम पर भी नेवी थी, और ऑर्गेनाइज्ड नेवी थी प्यारे बच्चे। और आपको यह भी बता दूं इसके अलावा कि आपका जो ये समुद्रगुप्त था, ठीक है, इस लाइन को आप यहां पे लिख लेना, इसके जस्ट नीचे यहां पर, ये आपका विष्णु का उपासक था, विष्णु का उपासक, या आप कह सकते हो अनुयायी। इसका मतलब क्या है कि ये भगवान विष्णु की पूजा करता था। लिख लीजिएगा, फॉलोवर ऑफ गॉड विष्णु, भगवान विष्णु का उपासक था।
भगवान विष्णु की पूजा करता था। और बेटा जी आपको बता दूं, जो सती प्रथा का क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था, एरण अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको लिखोगे तो गलत बात नहीं है। एरण अभिलेख जिसमें सती प्रथा प्रचलित थी इस काल में, इस समय पर, ऐसा यहां पर बेटा जी बताया जाता है। कहा जाता है कि गुप्त काल में, गुप्त काल के भानुगुप्त ने एक इंस्क्रिप्शन को इशू किया था जिसे कहते हैं एरन इंस्क्रिप्शन। और ये एरन इंस्क्रिप्शन भी आपका संस्कृत लैंग्वेज के अंदर है। और इसमें क्या दिया गया है कि यहां पर सती प्रथा प्रचलित थी, यानी कि आप कह सकते हो एरन रिकॉर्ड सती प्रैक्टिस वाज प्रिविलेंट, यानी गुप्त वंश में सती प्रथा का प्रचलन देखने के लिए मिलता है। सती प्रथा प्यारे बच्चे इस समय पर प्रचलित थी, ये यहां पर लिखा हुआ है। और बेटा जी ये आपका संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, बाकी की चीजें मैं आपको बताऊंगी कल। और प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो एरन अभिलेख कहां पर है, तो बेटा एरन अभिलेख आपको मिलता है, इसकी जो लोकेशन है वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश में ये आपको देखने के लिए मिलता है एरन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आज हम क्लास को यहीं बंद करते हैं और बाकी की क्लास आगे हम करेंगे कंटिन्यू। और मैं जल्दी ही क्लास को इस मंथ के एंड में या इस मंथ में 5-6 दिन बाद 1.5 घंटे की करने वाली हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे सिलेबस कवर कराना है। आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम आप 1.5 घंटे क्लास को कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बेटा जी धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।